So good morning everyone, and I welcome you all to Saurabh Pandey UPSC YouTube channel. And this Hindu analysis again UPSC के लिए काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट है. UPSC रिलेटेड टॉपिक्स जो है वी कवर. सिंगल यूज़ प्लास्टिक आज के टॉपिक्स देख लेते हैं. तो वन इज़ द सिंगल यूज़ प्लास्टिक एंड बायोस्फीयर रिजर्व एक टॉपिक आता है. ये एनवायरनमेंट के अंदर हम इंक्लूड कर सकते हैं. अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान का इशू आईआर का टॉपिक है. वर्कर प्रोडक्टिविटी क्या है, ये टॉपिक इकोनॉमी का है. सीबीएएम क्या है, डैश डाइट क्या है, और फिर आपका जो मेंस का क्वेश्चन है दैट विल बी देयर. तो जो भी आप नोट्स प्रिपेयर करें तो नोट्स बेसिकली आपको प्रिपेयर करना है. ख़ास तौर से जो नोट्स आपको बनाने हैं दैट नोट्स बेसिकली वो आपको सब्जेक्ट वाइज बनाने हैं. जैसे ये टॉपिक आपको एनवायरनमेंट के अंदर लिखना है, ये टॉपिक आपको आईआर के अंदर लिखना है, ये टॉपिक आपको इकोनॉमी के अंदर लिखना है. यू हैव टू राइट डाउन विद इन इकोनॉमी सेक्शंस. और इसके अलावा ये टॉपिक भी आप एनवायरनमेंट या फिर इकोनॉमी के अंदर यू कैन नोट इट डाउन, आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं. और ये डैश डाइट इन जनरल टॉपिक है. सो ये साइंस के अंदर यू कैन पुट इट अंडर साइंस सेक्शन. एंड फिर आपका जो मेंस का क्वेश्चन है दैट विल बी देयर. तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो हैं जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. द हिंदू सेशन जब आप पढ़ते हो तो इसमें ये पीछे पेपर है. तो देखो फ्रंट पेज अगर दिखेगा तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा आइडिया ले लो. जैसे ये केजरीवाल हैं, उनको समन किया गया है, ठीक है. ये सब पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं. इस पर कोई भी यूपीएससी रेलेवेंट कंटेंट आएगा हम लोग डिस्कस करेंगे. ये एक इशू चल रहा है, एक लीडर हैं उनसे रिलेटेड, तो इथिक्स कमेटी न्यूज़ में है. तो यहाँ पे देखोगे जब न्यूज़पेपर होता है उस न्यूज़पेपर के अंदर आपके पास एक तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है एडिटोरियल पार्ट है, उसके बाद एक एडिटोरियल होता है, उसके बाद टेक्स्ट पार्ट होता है, और फिर आखिरी में ये लोग जो देते हैं वो साइंस पार्ट देते हैं. साइंस पार्ट मेन पेपर में नहीं आता है, ठीक है. साइंस का जो हिस्सा है वो मेन पेपर के अंदर आपका नहीं आता है. तो ये तीन चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट होती है, और उसके बाद आपका न्यूज़ पार्ट में कुछ टॉपिक्स आ जाते हैं, वो डिस्कस करना होता है. तो ये सारे के सारी चीज़ें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम यूपीएससी पर्सपेक्टिव. तो लेट्स सी. एंड अगेन ये मेंस का क्वेश्चन है, 10 नंबर का क्वेश्चन है. आपको लिखना व्हाट रोल लोकल पार्टिसिपेशन कैन प्ले इन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन. बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में लोकल जो पार्टिसिपेशन है उसका क्या रोल हो सकता है, 10 नंबर में आपको लिखना है. आप अपने आंसर मुझे सेंड कर सकते हैं. सौरभ पांडे CSE ऐप को डाउनलोड करो, उसका लिंक नीचे दिया हुआ है. और उसके बाद आपको डेली आंसर रिव्यू है, आकलन सीरीज, जिसमें हिस्सा बनना है. अभी आपके पास मौका है लाइक टिल मिड ऑफ जनवरी के आप आंसर लिखें और आपका इवेलुएशन होता रहे. और डे 4 और डे 5 का रिज़ल्ट मैंने पब्लिश कर दिया है. डे 7 की कॉपीज ऑलरेडी चेक हो चुकी हैं. एंड आज हम लोग डे 6 और 8 का भी मैं कवर कर दूंगा. और है ना, तो जो भी क्वेश्चंस दिए जाते हैं उसका आंसर आप लोग पोस्ट करते रहें. लिखने के बाद देखो कई सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा. एक सेपरेट वीडियो बना लूँगा क्योंकि अभी हम हिंदू सेशन डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें हम ज़्यादा वो सब डिस्कस नहीं कर सकते. लेकिन कुछ एस्पेक्ट है आंसर राइटिंग से रिलेटेड, सेपरेट वीडियो जैसे आता है वो आएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूँगा. इस संडे को अगेन तीसरा टेस्ट है एडवांस करंट अफेयर्स का. प्लीज़ इसको मिस ना करें. मैंने प्राइस भी बहुत ही कम रखा हुआ है. इसमें भी अगर आपको सोचना पड़ रहा है तो फिर अलग बात है. तो 50 टेस्ट है, 499 का है प्राइस. और 2 टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, तीसरा टेस्ट इस संडे को है. प्लीज़ इसको मिस ना करें. करते रहेंगे, 2500 से 3000 टॉपिक्स इसमें कवर हो जाएंगे. इसकी बुकलेट दे दूंगा. उसके बाद एक किताब निकालूंगा जिसमें पूरा 2 साल का करंट अफेयर्स रहेगा. 5 AM सीरीज़ मोस्ट प्रोबेबली 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगी, सुबह 5 बजे जो रहेगी. तो उसमें प्रीलिम्स बूस्टर के टॉपिक्स कवर होंगे. एक प्रीलिम्स का एक अलग से रजिस्टर बना लो. ये जो टॉपिक्स कवर होंगे ये आपकी कंटेंट को बहुत एनरिच करेंगे. आपका जो एक करंट अफेयर्स को लेके खास तौर से जो तरीका है सोचने का वो बहुत चेंज होगा जो लोग नए हैं. और हर साल मैं आपको शो करता हूँ कि कितने अधिक प्रश्न जो हमारा सेशन है उससे आते हैं. अगर किसी के एक भी प्रश्न आ जाए तो बहुत अपने आप को मार्केटिंग कर लेते हैं, लेकिन जो मुझसे जुड़े हुए हैं दे आर अवेयर अबाउट. अभी 20 में से 12 क्वेश्चन का प्रूफ मैंने आपको दे दिया मेंस के अंदर. और है ना, पेपर 2 और 3 तो पूरा ही करंट अफेयर्स होता है, ऑलमोस्ट कंटेम्प्रेरी इशूज़ और स्टैटिक पार्ट रहता है उससे. तो ये चीज़ें ध्यान रखें. अगर आप एक सोर्स को अच्छे से फॉलो कर ले ट्रस्ट करते हुए तो इट विल बी ऑफ अ ग्रेट हेल्प. शुरू करते हैं. पहला टॉपिक, बायोस्फीयर रिजर्व्स आर इवॉल्विंग एज अ पॉकेट ऑफ होप. तो ये जो टॉपिक है इसको आप लोग एनवायरनमेंट के अंदर नोट डाउन कर लो. एनवायरनमेंट्स के अंदर नोट करना है. डेट वाइज अगेन आई एम स्टेटिंग, डेट वाइज आपको कंटेंट प्रिपेयर नहीं करना है. यू हैव टू प्रिपेयर एज पर द सब्जेक्ट. तो ये एनवायरनमेंट सेक्शन है तो इसको आपको एनवायरनमेंट सेक्शन पे ही लिखना है. तो एनवायरनमेंट में लिख सकते हो आप सिंगल यूज़ प्लास्टिक, ऐसे हेडिंग डाल सकते हो, सिंगल यूज़ प्लास्टिक एंड बायोस्फीयर रिजर्व, ये आप मेंशन कर सकते हैं. स्टार्ट करने से पहले पहली चीज़ तो हमें ये जाननी है कि व्हाट बेसिकली सिंगल यूज़ प्लास्टिक. तो देखो सिंगल यूज़ प्लास्टिक क्या है. जैसे मान लो प्लास्टिक बॉटल है,
कॉफ़ी कप है, प्लास्टिक स्ट्रॉ है, ये क्या एक बार यूज़ करोगे, अब ऐसे बार बार तो यूज़ नहीं करोगे, तो इसे सिंगल यूज़ प्लास्टिक बोलते हैं। और इनकी लाइफ साइकिल बहुत होती है, जैसे प्लास्टिक बोतल की 450 साल होती है। एक बार आपने पानी पिया और फेंक दिया और उसके बाद वो बहुत समय तक रहेगी। धीरे धीरे अगर वो टूटती भी है तो छोटे फॉर्म में माइक्रो प्लास्टिक का रूप लेके समुद्र में जाएगी, समुद्र के अंदर जो जीव होते हैं उनके शरीर में जाएगी, उनको मार देती है। तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है बिकॉज ऑफ द सिंगल यूज़ प्लास्टिक। सिंगल यूज़ प्लास्टिक का बहुत नुकसान है। अब देखो, हमें रिफ्यूज़ करना चाहिए सिंगल यूज़ प्लास्टिक का। पहला, ये फॉसिल फ्यूल का से बनती है। दूसरा, कार्बन फुटप्रिंट बहुत ज़्यादा है, कार्बन एमिशन से रिलेटेड जैसे कि बात करें, हज़ारों साल तक ये प्रेजेंट रहती है और बहुत ही कम परसेंटेज हो रिसाइकिल होता है। मतलब आप कह सकते हो कि अगर ये एक बार प्लास्टिक आ जाती है तो फिर उसको हम रिसाइकिल ज़्यादा से ज़्यादा तो नहीं कर पाते हैं, तो वो इकोसिस्टम में ही वो प्लास्टिक प्रेजेंट आपकी रहती है। और धीरे धीरे ये छोटे फॉर्म में कन्वर्ट होके और धीरे धीरे छोटे फॉर्म में कन्वर्ट होके ये हमारे शरीर में, दूसरे जीवों के शरीर में रीच कर सकती है बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन, इस प्रोसेस के माध्यम से वो पहुंच सकती है। अब इसको थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज, ठीक है, व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि व्हेन यू टॉक अबाउट, है ना, व्हेन यू टॉक अबाउट बायो मैग्निफिकेशन, तो सपोज करो ये तीन जीव हैं, जैसे ये है। अब अगर वाटर है, वाटर के अंदर फिशेस है, वाटर के अंदर कौन है, फिशेस हैं, है ना। इस फिशेस के बाद मछली खाने वाली बर्ड्स, बर्ड्स को खाने के लिए ह्यूमंस, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अब क्या होगा, मान लो पानी में जो फिशेस प्रेजेंट है, जो भी पानी में फिशेस प्रेजेंट होंगी, तो क्या होगा कि वो पानी में मौजूद जो माइक्रोप्लास्टिक है, जो माइक्रोप्लास्टिक है, दैट माइक्रोप्लास्टिक विल रीच इनसाइड फिशेस। फिशेस को बर्ड्स खाएंगी तो ये माइक्रोप्लास्टिक और अधिक, मान लो इसमें 1 ग्राम है, फिर कई फिशेस को बर्ड्स खा रही हैं तो इसमें 10 ग्राम हो जाएगा। कई बर्ड्स को ह्यूमन खा रहा है तो इसमें मान लो 30 ग्राम हो गया। तो ये जो ऐसे पूरा ट्रॉफिक लेवल है, इसमें जो इंक्रीज़ है कंसंट्रेशन, ठीक है, बायो कंसंट्रेशन या बायो एक्यूमुलेशन जो हो रहा है, तो इस पूरे साइकिल को हम इसे बोलते भी हैं, व्हाट वी कॉल इट एज बायो मैग्निफिकेशन। वी यूज़ दिस टर्म कॉल्ड एज बायो मैग्निफिकेशन। ये टर्म हम यूज़ करते हैं फिशेस, बर्ड्स और दूसरी चीज़ अगर देखा जाए दैट इज़ ह्यूमंस। तो इसे व्हाट वी यूज़ द टर्म कॉल्ड एज बायो मैग्निफिकेशन। तो यहाँ पे ये चीज़ हाईलाइट आपकी की गई है, दिस हैज़ बीन हाईलाइटेड, दैट इज़ टॉक्सिन भी रहता है। धीरे धीरे अगर इंसान के शरीर में जाएगा तो इट विल एक्ट एज अ टॉक्सिन। उसके बाद कॉजेज हार्मोन डिसरप्शन एंड कैंसर और ये सब के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। ओशन को भी हार्म करता है, मैराइन एनिमल्स, बर्ड्स, इनको मारता है, हमारे फूड चेन में एंटर करता है। तो ये सब क्या है कि अगर इतनी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ रही है बिकॉज ऑफ द सिंगल यूज प्लास्टिक, तो वाई वी आर यूजिंग सिंगल यूज प्लास्टिक, दैट इज़ द क्वेश्चन। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। फिर एक और टर्म इसमें यूज्ड है, वो है बायोस्फीयर रिजर्व। किसी बड़े रीजन को, जैसे बायोस्फीयर रिजर्व जब हम डिक्लेयर करते हैं, कमेंट सेक्शन में एक बार बता दो बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में सभी लोग, जो बायोस्फीयर रिजर्व बेसिकली भारत के अंदर कितने हैं। अब बायोस्फीयर रिजर्व का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कोर, उसके ऊपर होता है बफर, फिर होता है ट्रांजिशन। ये 3 जोन्स होते हैं। अब जैसे मान लो मेनली जैसे बफर एरिया में आपको टूरिज्म अलाउड है, कुछ एरियाज़ में ह्यूमन सेटलमेंट अलाउड है, फिर आपका रिसर्च अलाउड है बफर एरिया में, एजुकेशन अलाउड है, ये सब आपका अलाउड रहता है एंड यहाँ पे सिर्फ कोर एरिया में मॉनिटरिंग अलाउड है। अब ये प्रश्न आपके बन सकता है कि कई बार कि कौन कौन सी एक्टिविटी अलाउड हैं आपके बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर या जोन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में, कौन कौन सी जो एक्टिविटी हैं, दोज एक्टिविटीज़ आर अलाउड। अब कहा गया कि हमारा जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक का कंजम्पशन है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक का जो कंजम्पशन है वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ भी हो रहा है, सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ देखना, लाइक 80% जो टूरिज्म है टेकिंग प्लेस इन कोस्टल एरियाज़। अब जनरली जैसे मान लो टूरिस्ट होते हैं, पर्यटक होते हैं, वो जाएंगे, पानी पीना, फेंक देना। इवन आप ये तो छोड़ो, जब बड़ी बड़े पहाड़ों में आप चले जाओ, हिल स्टेशन में चले जाओ, तो बहुत अधिक गंदगी रहती है और उसमें सबसे बड़ी जो दिक्कत है दैट इज़ रिलेटेड विद द सिंगल यूज़ प्लास्टिक। अब इसमें देखो कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, इंटरेस्टिंग चीज़ें की गई हैं जिसमें सिंगल यूज़ प्लास्टिक को यूज़ को रिड्यूस किया जाए और इसको आप एग्जाम्पल के रूप में कोट कर सकते हो। जैसे एक आइलैंड है प्रिंसिपी बायोस्फीयर रिजर्व, साओ टोम प्रिंसिप
अफ्रीका के अंदर है, तो ये ध्यान में रखना। यहाँ पे स्कूल चिल्ड्रंस जो हैं उन्हें बॉटल्स दी जा गई हैं। जैसे अब हम लोग तो जनरली हम लोग भी क्या है, क्योंकि प्लास्टिक की भी बॉटल्स ऐसी आ गई हैं कि लोग प्रिफर करते हैं चलो प्लास्टिक की बॉटल दे देते हैं, बट बॉटल्स जनरली क्या है, स्टेनलेस स्टील की होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, प्लास्टिक के इस्तेमाल को रिड्यूस करने के लिए ये कदम आपका उठाया गया। कहाँ पे किया गया है? अफ्रीका के इस छोटे से जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसके अराउंड जो एरिया है, दैट इज़ द आइलैंड ऑफ प्रिंसिपी, साओ टोम जो देश है वहाँ पे, अफ्रीका का देश है, वहाँ पे देखने को मिला। तो ये एक एग्जाम्पल है जो आप कोट कर सकते हो। फिर उसके बाद आपका लाइक अगर बात किया जाए तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस, इनकी भी अगर बात किया जाए, सो बायोस्फीयर रिजर्व्स आर हिडन ओएसिस, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने में, पॉल्यूशन को रिड्यूस करने में, क्लाइमेट रेजिलियंस लेकर आना, इसमें बायोस्फीयर रिजर्व का एक इंपॉर्टेंट रोल है। सो बायोस्फीयर रिजर्व का रोल क्या हो सकता है? व्हाट कैन बी द रोल ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व? तो इसमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना कॉमन सी बात है, पॉल्यूशन रिड्यूस करना और क्लाइमेट रेजिलियंस, क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है, बदलाव हो रहा है, उसके प्रति जो कैपेबिलिटी है उसको इंक्रीज़ करना। फिर कोस्टल इलाके में, मैराइन इलाके में बायोस्फीयर रिजर्व आपके डिक्लेयर होते हैं। एंड वी कैन से कि यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये रहती है, जो बायोस्फीयर का एक गोल भी होता है कि इंसान जो है नेचर के साथ एक हार्मोनाइज रिलेशन डेवलप करे। इट मीन्स व्हाट, कि जो ह्यूमंस हैं प्लस नेचर, प्रकृति है, वो साथ में को एग्जिस्ट करती है। मतलब ह्यूमंस जो है नेचर को भी ध्यान में रखता है, नेचुरल चीज़, और जो बायोडाइवर्सिटी है उसको भी ध्यान में रखता है। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर आपका बनता है। सो बायोस्फीयर रिजर्व की अगर बात किया जाए तो ये जो बायोस्फीयर रिजर्व डे है ये सेलिब्रेट किया जाता है नवंबर 3 को, और ख़ास तौर से बायोस्फीयर रिजर्व से रिलेटेड जो अवेयरनेस है उस अवेयरनेस को इंक्रीज़ आपका किया जाता है। सबसे अंदर आपका कोर जोन होता है जहाँ पे बहुत सारे जीव, फ्लोरा, फौना, एनिमल्स और जो प्लांट्स हैं वो आपके प्रेजेंट होते हैं। वाटर, सॉइल, एयर उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, तो ओवरऑल इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट किया जाता है। ऐसा नहीं कि एक जीव को फोकस किया जा रहा हो, पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है, दैट इकोसिस्टम इज बेसिकली प्रोटेक्टेड अंडर द कोर जोन के अंदर इसको प्रोटेक्ट किया जाता है। बफर की बात करें तो यहाँ पे जैसे मान लो कोर जोन के अराउंड जो बफर एरिया होता है, यहाँ पे पीपल रह भी सकते हैं, काम भी कर सकते हैं, बट ऐसे काम जो कि इन हार्मनी विथ नेचर आपका रहे। इसके अलावा यहाँ पे रिसर्च भी हो सकती है, ट्रेनिंग, एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें भी हो सकती हैं। आउटर मोस्ट जो एज है, बाहरी जो आपका हिस्सा है, जो ट्रांजिशन जोन जिसे हम कहते हैं, वहाँ पे आराम से सारी चीज़ें जो सस्टेनेबल वे में जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उनको प्रमोट किया जा सकता है। तो यहाँ पे इफ़ यू कैन सी हियर, इस डायग्राम में मैंने जो स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया है, इसी चीज़ को शब्दों में आगे जाके लिखा हुआ है। तो बायोस्फीयर का रोल क्या होता है, कई बार ये आपसे पूछा जा सकता है। जैसे आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, वो तो ठीक है, लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व का रोल क्या हो सकता है, व्हाट कैन बी द रोल ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, तो उस पर फिर ये सारे पॉइंट्स आप हाईलाइट कर सकते हैं। सो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बायोस्फीयर रिजर्व्स जो है वो लाइक इट इज़ सपोर्टेड बाय यूनाइटेड नेशन एजेंसीज, बहुत सारी डिफरेंट यूनाइटेड नेशन जो एजेंसी है उनके द्वारा भी सपोर्ट होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आपको ध्यान में रखना बायोस्फीयर रिजर्व के लिए, कि यहाँ पे फोकस क्या है कि ह्यूमन भी रहे और इन हार्मनी, या फिर एक शब्द आप यूज़ कर सकते हो सिम्फनी, ये एक वोकैब आप ऐड कर सकते हो, किसके साथ, नेचर के साथ, प्रकृति के साथ हम इस तरीके से रहें, ये थोड़ा सा फोकस करने की बात है। तो बायोस्फीयर रिजर्व इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यूनेस्को की अगर बात किया जाए, एज पर द यूनेस्को लगभग 748 बायोस्फीयर रिजर्व है अक्रॉस 134 कंट्रीज, एंड इसमें लगभग 22 ट्रांसबाउंड्री मतलब एक देश और दूसरे देश के बॉर्डर है। तो कुछ हिस्सा बायोस्फीयर रिजर्व का एक देश में आ रहा है, कुछ हिस्सा दूसरे देश के अंदर आ रहा है। तो क्योंकि जैसे मान लो सपोज फॉर एग्जांपल, अगर थोड़ा सा मैं आपको डायग्राम के माध्यम से दिखाऊं कि फॉर एग्जांपल इफ़ यू कैन सी, जैसे मान लो एक देश ये है और दूसरा देश आपका ये है, और यहाँ पे क्या है, यू हैव दिस एरिया, ये रीजन है। अब ये बायोस्फीयर रिजर्व, मान लो ये एक बायोस्फीयर रिजर्व है, ये दिस इज़ कंट्री 1, दिस इज़ कंट्री 1 और दिस इज़ कंट्री 2। अब दोनों के बीच में कोऑपरेशन क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस बायोस्फीयर रिजर्व। तो कंट्रीज़ के बीच में, खासतौर से जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके बीच में एक रिश्ता भी डेवलप हो रहा है, एक प्रकार से जो रिलेशन है, दैट रिलेशन इज़ ऑल्सो बीइंग
डेवलप। अब यहाँ पे अगर इंपॉर्टेंस और देखो तो लगभग 250 मिलियन लोगों को सपोर्ट करना इन 134 कंट्रीज। 12 साइट कैन बी फाउंड इन इंडिया अलोन। बायोस्फीयर रिजर्व जो है प्लैनेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज वाई इट इज इंपॉर्टेंट, सिंपल सी बात है, बिकॉज इकोसिस्टम एज अ होल इज प्रोटेक्टेड। इट्स नॉट लाइक दे आर प्रोटेक्टिंग अ सिंगल स्पीसीज, इकोसिस्टम एज अ होल इज प्रोटेक्टेड एंड दैट इज द रीजन इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खास तौर से बिकॉज वी आर स्टेटिंग कि हम प्रकृति को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ह्यूमन एक्टिविटी भी, हम ऐसी ह्यूमन एक्टिविटी वहाँ कर रहे हैं जो कि नेचर के साथ इन सिम्फनी है। इट मीन्स इन एसोसिएशन विद द नेचर, इन हार्मनी विद द नेचर। इट इज़ नॉट लाइक कि हम सिर्फ ह्यूमन एक्टिविटी पे फोकस कर रहे हैं, वी आर फोकसिंग ऑन एवरी एस्पेक्ट। ये चीज़ ध्यान में रखना, तो यहाँ पे ये बातें याद रखना है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए कई प्रकार के डिफरेंट, जैसे आपके पास ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं, एल्पाइन डेजर्ट हैं, यहाँ पे कई प्रकार के ऐसे जो फॉरेस्ट एरियाज़ हैं। जैसे अगर आप अक्रॉस वर्ल्ड अगर चले जाओ, लाइक इफ़ यू गो अक्रॉस द वर्ल्ड, तो यू विल फाइंड दिस थिंग। अगर इस चीज़ को देखो आप तो यू कैन फाइंड दिस थिंग कि अक्रॉस द वर्ल्ड डिफरेंट टाइप ऑफ आपका अलग अलग तरीके से जो इकोसिस्टम है वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं डायग्राम के माध्यम से आपको बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मान लो सुमात्रा, जावा, ये वाला एरिया, इधर ऑस्ट्रेलिया हो गया। अफ्रीका में अब जैसे ये डेजर्ट का इलाका है, दिस इज़ डेजर्ट, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक अलग तरीके का आप कह सकते हैं वेजिटेशन प्रेजेंट है, अलग तरीके का वेजिटेशन प्रेजेंट है, अलग तरीके का क्लाइमेट प्रेजेंट है इस जगह पे। यू हैव डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट ऑल्सो। यहाँ पे डिफरेंट होगा, इंडिया के इस रीजन पे डिफरेंट, इस रीजन पे डिफरेंट, यहाँ डिफरेंट होगा, यहाँ डिफरेंट होगा। तो हमारे पास क्या है, वी हैव डिफरेंट वेजिटेशन, वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम एग्जिस्ट, इकोसिस्टम भी एग्जिस्ट करता है, एंड वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट एज वेल। और ये सब कुछ क्या है, दे बेसिकली सपोर्ट डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोरा, मतलब प्लांट्स, एंड फौना, मतलब एनिमल। फ्लोरा और फौना को दे जनरली सपोर्ट, बहुत सारे जो फ्लोरा और फौना है दे आर सपोर्टेड, बेसिकली दे आर सपोर्टेड। तो ये थोड़े से बातें याद रखनी है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हम व्हेन वी आर प्रोटेक्टिंग द इकोसिस्टम एज अ होल, तो हम क्या कर रहे हैं, वी आर एबल टू प्रोटेक्ट डिफरेंट प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज का कैसे इस्तेमाल सही से कर सकते हैं, एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं। व्हेन यू आर यूजिंग द टर्म सस्टेनेबल, इट मीन्स व्हाट, यू आर ऑल्सो कंसिडरिंग द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। जो फ्यूचर जनरेशन है उसके नीड को भी आप कंसीडर कर रहे हो। तो इट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर द सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑल्सो। तो सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर द सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये थोड़ा सा शब्द आप याद रखो, दैट इज द सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये देखो, ये सब वोकैब होते हैं, जब आप आंसर लिखते हो ना, तो ये वोकैब आपके बहुत बहुत काम आता है। ये जो वोकैब है, दिस वोकैब अगेन इट इज़ ऑफ अ ग्रेट हेल्प, बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अब यहाँ पे रिसेंट ईयर में देखा जाए तो बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो हमारा क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन सिंक के रूप में काम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्व करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्व करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय दिस कि दे एब्जॉर्व द कार्बन डाइऑक्साइड? इट सिंपली मीन्स, जैसे देखो किसी भी आप प्लांट की बात करो, सपोज इफ़ यू टॉक अबाउट एनी ऑफ द प्लांट, सपोज अगर ये एक लैंड एरिया है, अब इस लैंड एरिया के अंदर जैसे मान लो ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट है, अब इस प्लांट में ये एक प्लांट है, अब इसमें मान लो एक आप देखो ये पत्ती है, इस पत्ती के अंदर क्या होता है, ये इस प्रकार के होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा बोलते हैं। वी यूज़ द टर्म कॉल्ड एज स्टोमेटा, हम स्टोमेटा शब्द यूज़ करते हैं, ये स्टोमेटा। अब ये जो स्टोमेटा है, ये स्टोमेटा बेसिकली CO2 के एक्सचेंज के लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्या होता है कि ये CO2 एटमॉस्फेयर से प्लांट के अंदर जाता है, जाने के बाद इट इज़ यूज्ड इन द प्रोसेस कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के माध्यम से ही जो प्लांट है, प्लांट बेसिकली क्या है, एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। प्लांट बेसिकली यूटिलाइज एनर्जी जो है उसको यूटिलाइज करता है या प्रोड्यूस करता है अपने लिए, एंड दिस CO2 इज़ कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीजन। तो आप ये देखो कि एटमॉस्फेयर में CO2 के लेवल को रिड्यूस करने में प्लांट ट्रीज का बहुत बड़ा रोल है, एंड दैट इज़ द रीज़न वी यूज़ द टर्म कि जो ये फॉरेस्ट और ये सब जो एरियाज़ होते हैं, ये क्या है, दे एक्ट एज अ कार्बन सिंक, दे एक्ट एज अ कार्बन सिंक के रूप में दे जनरली एक्ट एज अ कार्बन सिंक के रूप में दे एक्ट। ठीक है, ये ध्यान में रखना। लोकल लेवल पे देखा जाए तो देखो, लोकल लेवल पे इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट, जिस पर मेंस का भी प्रश्न मैंने आपके लिए फ्रेम किया है। लोकल लेवल पे पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि पेड़ पौधे जानवर वहाँ तो लोकल लेवल पे ही प्रेजेंट है ना।
और लोकल लेवल पे क्योंकि दे आर प्रेजेंट, तो लोकल पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ वी कैन यूज़ द लोकल रिसोर्सेज, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें जैसे सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो लोकल कम्युनिटी ने मैनग्रोव मैनेज करना स्टार्ट किया है, बायोडाइवर्सिटी नीचे का जो है, जो बायोडाइवर्सिटी उसको प्रोटेक्ट करने की बात की है। तो देखो ये फैक्ट आप नोट कर सकते हो, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो चीज़ है इस चीज़ को आप जनरली ये जो आपका है सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, लोकल कम्युनिटी, ये सब चीज़ों को अगर देखा जाए तो इसको आप बेसिकली वी कैन से एग्जाम्पल के रूप में कोट कर सकते हो। गल्फ ऑफ मन्नार का जो रीज़न है वहाँ पे भी लोकल कम्युनिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे दे फॉर्म अ सेल्फ हेल्प ग्रुप। फिर उसके बाद इको टूरिज़्म को प्रमोट करना। इको टूरिज़्म का मतलब होता है कि जब टूरिज़्म जो कि बेस्ड होता है इकोलॉजी पे, नेचर को, जैसे आप किसी कोई वेटलैंड है या कोई फॉरेस्ट एरिया है, वो उसको लोग देखने आ रहे हैं, तो इट इज़ द इको टूरिज़्म। और उसमें लोकल यूथ गाइड के रूप में बन सकते हैं। तो वहाँ पे लोकल यूथ को संगठित करना, कई ग्रुप बना के सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाना, वुमेन का पार्टिसिपेशन होना, ये गल्फ ऑफ मन्नार में देखने को मिला। क्योंकि गल्फ ऑफ मन्नार और ऐसे जो नेचुरल चीज़ें होती हैं, जो नेचुरल जो थोड़ी सी जगहें हैं, वहाँ पे इट इज़ अगेन वी कैन से कि जो लोगों की लाइवलीहुड है वो बहुत अधिक इन पर निर्भर करती है। सो जब लाइवलीहुड आपकी इतनी अधिक निर्भर करती है तो ऑफकोर्स यू विल ऑल्सो फोकस कि हम इनको प्रोटेक्ट भी करें। वी शुड ऑल्सो फोकस कि इन चीज़ों को प्रोटेक्ट भी करें, तो अपने आप जो लोकल पार्टिसिपेशन है दैट इंक्रीजेस। तो इसको आप एग्जाम्पल के रूप में हाईलाइट कर सकते हो। यूनेस्को का मिशेल बैटिस अवार्ड बायोस्फीयर रिजर्व मैनेजमेंट का, ये भी गल्फ ऑफ मन्नार को जो है दिया गया बिकॉज ऑफ द कंसेप्ट ऑफ प्लास्टिक चेक पॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कोई गाड़ी जा रही है गल्फ ऑफ मन्नार रीजन में, तो लोकल लोग हैं वही चेक करते हैं कि आपकी गाड़ी में प्लास्टिक की बॉटल तो नहीं है, आपकी गाड़ी में ये सब XYZ तो नहीं जो कि प्लास्टिक से रिलेटेड हो। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल आपकी डायरी में होना चाहिए कि व्हेन यू आर राइटिंग द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, व्हेन यू आर राइटिंग द लोकल पार्टिसिपेशन रोल, व्हेन यू आर राइटिंग कि किसी जो हमारा एक बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, उसमें लोकल पार्टिसिपेशन कैसे इंप्रूवमेंट ला सकता है, ऑफ कोर्स यू कैन कोट दिस एग्जांपल ऑफ गल्फ ऑफ मन्नार एंड यू टेल अबाउट कि ठीक है इतने सारे जो अवार्ड्स और ये सब जो है उनको दिए जा रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना। अब यहाँ पे कई प्रकार के चैलेंजेस भी हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज है, बायोडाइवर्सिटी लॉस है, ये सब हम देख ही रहे हैं, चैलेंजेस बहुत सारे। अब इनको मीट करने के लिए इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। हमें ये भी देखना है कि हम इकोसिस्टम प्रोटेक्ट करते हैं, हम इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करते। तो जैसे मान लो, जैसे फॉर एग्जांपल लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट, तो जैसे कोई भी एक मान लो ये एक बड़ा फॉरेस्ट एरिया है। अब इस बड़े फॉरेस्ट एरिया में छोटी छोटी जगहें हैं, छोटी छोटी आपकी जगहें हैं। अब इस जगहों में क्या हो सकता है, यहाँ पे आपके पास पौधे हो सकते हैं, फ्लोरा भी हो सकता है और फौना भी हो सकता है, मतलब प्लांट्स भी हो सकता है, तो उनको आपको प्रोटेक्ट करना है। फिर ये आपस में दे माइट बी रिलेटेड ऑल्सो। पूरा का पूरा जो इस रीजन का इकोसिस्टम वो एक दूसरे से जुड़ा है, इस पूरे रीजन का इकोसिस्टम एक दूसरे इनसे से जुड़ा है कि आपको लैंड, आपको पॉन्ड्स भी बचाने हैं, आपको जो है प्लांट्स भी बचाने हैं, आपको सॉइल भी बचानी है, हर चीज़ बचानी है। अगर नहीं बचाते हो तो क्या होगा, कई स्पीसीज़ यहाँ से माइग्रेट होकर यहाँ चली जाएंगी, कई स्पीसीज़ माइग्रेट होकर यहाँ चली जाएंगी। तो यहाँ पे क्या है, दे कैन एक्ट एज ए इन्वेजिव स्पीसीज़। अब एक स्पीसीज़ यहाँ पाई जा रही है, अगर वो यहाँ चली जाएगी तो यहाँ के लिए इन्वेजिव हो सकती है। अगर मान लो वहाँ वो नहीं पाई जाती बिल्कुल भी, तो वो इसके लिए इन्वेजिव स्पीसीज़ होगी। तो यहाँ पे पूरी की पूरी दूसरे जो जीव हैं दैट दे विल बी अफेक्टेड। तो यहाँ पे इन्वेजन ऑफ, ये आप कह सकते हो कि जो इन्वेजन है, इन्वेजन ऑफ इन्वेजिव स्पीसीज़ का प्रॉब्लम हो सकता है अगर आपने इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट नहीं किया, तो ये पॉसिबिलिटी बहुत बन जाती है। अब मतलब इन्वेजिव या एलियन स्पीसीज़ भी बोलते हैं, मतलब जो स्पीसीज़ यहाँ मिलती ही नहीं है, पाई नहीं जाती है, वो स्पीसीज़ एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही है। तो ये ज़रूरी है। तो जो भी हमारा मॉडल है, जैसे अर्बनाइजेशन हम जिस तरीके से कर रहे हैं, एंड वर्ल्ड की पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ रही है, एंड बाय ह्यूमन रिसोर्सेज या नेचुरल रिसोर्सेज जिस तरीके से हो रहे हैं हम यूज़ करते हैं, हम तो क्या कर रहे हैं, जंगल काट रहे हैं, वेटलैंड्स उसको एनक्रोच कर रहे हैं, तालाब, नदियाँ, क्या हालत है देख लो, नदियों से पूरा सारा उससे सैंड निकाले ले रहे हैं। तो हम तो सारे डेवलपमेंट ह्यूमन सेंट्रिक ही कर रहे हैं ना। अब पूरा इकोसिस्टम बचेगा ही नहीं, इकोसिस्टम नहीं बचेगा, प्रॉब्लम्स 50 तरीके की होंगी। आप देखोगे एक कंसेप्ट होता है दैट इज़ द कॉम्पिटिटिव रिलीज। ये टर्म आप यूज़ करना, बहुत जगह आप यूज़ कर सकते हो इस चीज़ को। देयर इज़ दिस टर्म कॉल्ड एज कॉम्पिटिटिव रिलीज। कॉम्पिटिटिव रिलीज, ये टर्म याद रखना, दैट इज़ कॉम्पिटिटिव रिलीज। एनसीईआरटी में दे रखा है। और एनवायरनमेंट का जो मैंने 5 लेक्चर्स आपको, 6 लेक्चर्स टोटल डाल दी, 1 लेक्चर और बचा, 1 या 2 लेक्चर में आपको पूरा हो जाएगा। स्टैटिक पार्ट एनवायरनमेंट का यूट्यूब में डाल दिया है, प्लीज़ गो थ्रू हो। उसमें ऐसे ऐसे टर्म्स हैं जो आपने कभी पढ़ा नहीं होगा। एपिजॉइड्स क्या होता है, इकोटोन तो चलो पढ़ा होगा, केमिकल स्मॉग, फोटोकेमिकल स्मॉग, इसके अंतर क्या होता है। अब मान लो एक बार पढ़ते हो नहीं समझ में आ रहा है, दोबारा सुनो, तिबारा सुनो,
बढ़िया तरीके से, अब वही कई कोर्स करने जाओगे 10,000 रुपये देकर आ जाओगे। जो फ्री में कंटेंट कवर किया गया तो उसको फ़ायदा उठाओ। अभी नेक्स्ट लेक्चर 1-2 दिन के अंदर आ जाएगा आपका। टोटल 6-7 लेक्चर मैंने ऑलरेडी डाल दिए। प्लेलिस्ट में एनवायरनमेंट की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो ये सब चीज़ें जो है ना, टर्म्स आपके क्लियर होते जाएंगे। अब कॉम्पिटेटिव रिलीज एक बड़ी प्रॉब्लम है। कॉम्पिटेटिव रिलीज का मतलब, इसको समझने का प्रयास करो। इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब इसमें देखो, कॉम्पिटेटिव रिलीज में समझो कि जैसे मान लो एक 2 और 3, ठीक है, ये तीन है। अब ये 3 जो है, इसमें सपोज ये आपका ग्रास है, यहाँ पे ग्रासेस हैं, ठीक है, यू हैव ग्रासेस। यहाँ पे आपके पास यू हैव डियर, यू हैव टाइगर। अब आप ये समझो कि सपोज़ करो डियर ख़त्म हो जाए, एक एग्जांपल लेते तो बहुत ज़्यादा ग्रासेस स्प्रेड हो जाएंगे, इनकी हाइट बढ़ती चली जाएगी। सपोज़ करो टाइगर ख़त्म हो जाए तो डियर की पॉपुलेशन बहुत हो जाएगी। तो अब क्या होता है कि जो पॉपुलेशन की बैलेंसिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज़ करो कि जो जीव सांप को खाते हैं वो ना रहें, तो और जो इन कंडीशन की वजह से सांप जो है आप कह सकते हैं कि सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, तो अगर वो कंडीशंस चेंज हो जाएं तो हर जगह सांप ही सांप हो जाएंगे। आप देखना कि चंबल सेंचुरी है, ठीक है, अभी मैं गया भी था चंबल सेंचुरी कुछ दिन पहले ही, मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाला है चंबल सेंचुरी। अब चंबल सेंचुरी में देखो, उसमें वो जो बता रहे थे कि यहाँ पे ना जब एक लैंड एरिया टाइप होता है, वहाँ पे अंडे देते हैं ये घड़ियाल। अब उसमें बोलते हैं कि उसमें बहुत सारे निकलते हैं, हज़ारों में निकलते हैं, बट उसमें सर्वाइव बहुत ही कम करते हैं। सपोज़ करो सारे सर्वाइव कर जाएं, पूरे शहर में घड़ियाल ही घड़ियाल घूमते दिखेंगे। तो ये क्या है कि एक पॉपुलेशन को दूसरी पॉपुलेशन बैलेंस करती है। अगर वो पॉपुलेशन बीच वाली जो बैलेंस करती है हट जाए तो फिर उसे हम कहते हैं कॉम्पिटेटिव रिलीज। यूज़ द टर्म कॉल्ड एज कॉम्पिटेटिव रिलीज। जैसे टाइगर खत्म हो गया, डियर की पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई, ये कॉम्पिटेटिव रिलीज है। अगर आपने इकोसिस्टम प्रोटेक्ट नहीं किया, अगर आपने डिफरेंट स्पीसीज को प्रोटेक्ट नहीं किया, देयर इज अ प्रॉब्लम दैट कैन बी देयर रिलेटेड विद द व्हाट वी कैन से कि देयर कैन बी अ इशू रिलेटेड विद कॉम्पिटेटिव रिलीज। कई स्पीसीज आपकी जो कि नुकसान कर सकती है। तो यूनेस्को इन पार्टनरशिप मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, सेंट्रल नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट, यहाँ पे 10th साउथ एंड सेंट्रल एशियन बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क की मीटिंग नवंबर 13 को इन चेन्नई इंडिया, नवंबर 13 के अंदर आपकी इम्पॉर्टेंट बन जाती जो होगी। फिर इसका थीम क्या होगा, रिज टू रीफ। अब जब होगी तब हम और डिस्कस कर लेंगे। एंड इसमें खास तौर से कैसे साउथ और सेंट्रल एशियन रीजन के अंदर हम सस्टेनेबल एनवायरमेंटल प्रैक्टिसेस लेकर आएँ, इस प्रकार के एनवायरमेंटल प्रैक्टिसेस लेकर आएँ जिससे कि इस रीजन के एनवायरमेंट बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर सकें। यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर जो प्रोग्राम अगर बताएं तो यहाँ पे अगेन यहाँ पे इस प्रोग्राम के तहत ही बायोस्फीयर रिजर्व का गठन भी हुआ है। एंड किस तरीके से इंसान नेचर के साथ, प्रकृति के साथ रह सकता है, कैसे इकोसिस्टम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे आर्थिक विकास हो सकता है, लाइवलीहुड कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ये सब चीज़ें आपकी इट कैन बी देयर। यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम जो है आपका, उस चीज़ में इसको फोकस भी आपका किया गया, नए बायोस्फीयर रिजर्व जो है इस्टेब्लिश करके। नेक्स्ट देखते हैं, पाकिस्तान शुड नॉट ब्लेम अफगानिस्तान रिफ्यूजी फॉर इट्स इल्स एंड इविल्स। अब देखो यहाँ पे आप ये देखो कि ये किस टाइप की स्थिति है, थोड़ा सा कंटेक्स्ट देता हूँ आपको। जैसे एक तरफ आपका अफगानिस्तान है, यू हैव अफगानिस्तान, एंड एक तरफ आपके पास क्या है, एक तरफ आपका पाकिस्तान वर्सेस पाकिस्तान, ठीक है। अब इसमें पहली चीज़ तो ये देख लो, ये मैप देखो, ठीक है। तो अगर इस मैप में यहाँ पे अगर आप देखो, ठीक है, इससे थोड़ा मैप सही कर लेते हैं, ये हाईलाइटेड है लेकिन थोड़ा और क्लियरली बना दे, ये इंडिया का मैप है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये पाकिस्तान है और ये आपका अफगानिस्तान है, बीच में इनके पास जो लाइन है उसे कहते हैं डूरंड लाइन। तो इनके बीच में देखो, डूरंड लाइन को लेके भी आप क्या यू कैन से कि काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं इनके बीच में, तो टेंशन बना रहता है। अफगानिस्तान को कौन रूल कर रहा है, तालिबान। अब यहाँ पे देखो, अभी ये सब प्रॉब्लम्स जो है, जैसे इन्होंने क्या कहा, पाकिस्तान ने कहा कि जितने भी रिफ्यूजीज़ हैं, जो कि बहुत लार्ज नंबर 17-18 लाख या 20 लाख के आसपास हैं, अफगानिस्तान के जितने भी रिफ्यूजीज़ रह रहे हैं वो जल्द से जल्द पाकिस्तान छोड़ें जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। तो रिफ्यूजीज़ के पास तो वैसे ही इतने डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच का टेंशन भी बहुत अधिक है, काफ़ी बना रहता है। अब दोनों इस्लामिक देश हैं, अभी ऐसा नहीं कि कोई दूसरे मतलब बिलीफ सिस्टम को फॉलो करता है, दोनों इस्लामिक देश हैं, लेकिन फिर भी रिलेशन अच्छा नहीं है। अब यहाँ पे क्या है कि पाकिस्तान ने ऐसा किया क्यों? अब इसके पीछे अगर आप इंटरनली लॉजिक सोचो तो माय एनालिसिस सेज कि इसके पीछे एक बड़ा रीज़न ये है कि देखो वहाँ पे नवाज शरीफ जो है उनकी एंट्री हो गई है। अब क्या है कि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान का मैच हुआ, अफ़गानिस्तान जीत गया तो एक नेगेटिव परसेप्शन वो बना हुआ है। दूसरा क्या है कि कई इश्यूज़ चल रहे हैं,
कई इश्यूज़ ऐसे चल रहे हैं जिससे कि प्रेजेंट गवर्नमेंट के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग भी है। एक बार अगर अफ़गानिस्तान के जो रिफ्यूजीज़ हैं इनको निकालने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, इससे क्या होगा, अगर ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, सरकार के प्रति एक पॉजिटिव परसेप्शन पाकिस्तान के जो लोग हैं उनके अंदर बनना स्टार्ट हो जाएगा। इलेक्शन आ रहे हैं, उसमें उनको फ़ायदा होगा। अब वो आगे बाहर करते हैं नहीं करते वो सेकेंडरी चीज़ है। तो ये डेवलपमेंट है। तो अभी ये कहा यह गया है कि पाकिस्तान ने कहा कि हम जो है हम मतलब उन्होंने 31 अक्टूबर को दिया था कि आपको इस टाइम पीरियड 31 या कोई एक डेट दे रखी है जिसमें आपको बोला कि आपको इस टाइम पीरियड तक आपको जाना है, अक्टूबर 31, ठीक है, बाय अनडॉक्यूमेंट जो माइग्रेंट्स है। तो 31 अक्टूबर तो हो चुका है, तो ये चीज़ आपकी कहा गया था। अदरवाइज़ फिर आपको डायरेक्टली हम ऐसे ही भगा देंगे और इस टाइप से कहा गया। 1.3 मिलियन अफगान्स जो हैं वो रजिस्टर्ड है एज अ रिफ्यूजीज़। पाकिस्तान इंटीरियर मिनिस्ट्रीज़ के अकॉर्डिंग 1.7 मिलियन लोग रह रहे हैं इलीगल। अब देखो हमारे देश में भी तो सेम प्रॉब्लम है। आप हमें तो यही तो समझना है, आप ब्यूरोक्रेट बनोगे, आपको ये भी तो देखना है कि आपके देश में कौन कहाँ से आ रहा है। हमारे देश के अंदर देखो दिक्कत क्या है, अब हम एक ऐसी सोसाइटी बन रहे हैं जहाँ पे जनरली देखा जाए तो हमारी सोसाइटी थोड़ा ग्रो कर रही है। वी आर ग्रोइंग इकोनॉमिकली, ठीक है, चीज़ें भी ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक है इन कंपैरिजन टू आवर नेबरिंग कंट्रीज़। एक तरफ श्रीलंका हो गया, एक तरफ नेपाल हो गया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इनकी कंडीशन इतनी अच्छी है नहीं। अगर आप अपने बॉर्डर ओपन कर दो तो सारा का सारा इलीगल माइग्रेशन काफ़ी अधिक होगा। बांग्लादेश से बहुत अधिक होता है, म्यांमार से रोहिंग्याज और ये सब भी बहुत माइग्रेट करके चले गए। किसी भी देश में, आप यूएस चले जाओ, किसी भी देश में जाओ, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके देश के अंदर कौन रह रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकार को बाद में लगता है कि यार इनको हमको सिटीजनशिप दे देनी चाहिए, वो गवर्नमेंट का डिसीजन है, अलग बात। लेकिन सबसे पहले हमें ये देखना है कि वी नीड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स, बिकॉज जो इलीगल माइग्रेंट्स होते हैं वो फिर इलीगल तरीके से हर कार्य जो है उनके द्वारा इस्टाब्लिश हो सकता है। जॉब नहीं मिलना तो क्राइम भी कर सकते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो देखने को मिलती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये कंसिड्रेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो एक रिप्रेजेंटेशन है ख़ास तौर से, जैसे मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलीगल माइग्रेंट्स इंडिया में अभी अगर प्रेजेंट हैं तो डॉक्यूमेंटेशन तो एटलीस्ट होना चाहिए, फिर बाकी का एक जो स्टेप है वो लेना चाहिए। अब यहाँ पे अलग इशू चल रहा है। पाकिस्तान ने ऑलरेडी कई लेवल पे डिपोर्टेशन जो है वो किया भी है और ये एक ह्यूमैनिटेरियन ट्रेजेडी आ जाएगी। और देखो ये सब कुछ चुनाव भी आ रहे हैं ना वहाँ पे, इसलिए ये चीज़ ज़्यादा होगी। बिकॉज अगर ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा तो लोग फिर धीरे धीरे लोगों की बिकॉज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी का जितना एक्सेसिबिलिटी इंक्रीज़ हुई है उसकी वजह से लोगों का मेमोरी भी कमी हो गई है और साथ में फिर वो और चीज़ें भूल जाएंगे। उनको लगा सरकार बहुत पावरफुल है, अफगानिस्तान के जो इलीगल लोग उनको बाहर कर रही है, तो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट का इसका फ़ायदा इलेक्शन में काफ़ी अधिक हो सकता है। ये एक चीज़ जो है देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अंडरस्टैंडिंग वर्कर प्रोडक्टिविटी। अब मैं आपको बता देता हूँ कि द हिंदू के न्यूज़पेपर में एक एडिटोरियल पार्ट होता है और एक टेक्स्ट पार्ट होता है। ठीक है, टेक्स्ट पार्ट के अंदर ये कंटेंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इधर लिखा हुआ है। तो ये अलग अलग पार्ट आते हैं, मतलब जैसे टेक्स्ट पार्ट आ गया, साइंस का हिस्सा होता है। साइंस का फिजिकल पेपर में नहीं आता है, साइंस का जो आता है वो फिजिकल पेपर में नहीं आता। अब मैं यही आपको कहना चाह रहा हूँ कि देखो द हिंदू को भी पता है कि अगर वो रिलेवेंट होना है उसको, तो साइंस का उसको स्पेशल इशू निकालना पड़ेगा। उसे पता है कि यार ये सारा एग्ज़ाम ये में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो इस टाइप से आ रहे हैं, बट हम मानने को तैयार नहीं, हम शॉर्टकट ढूंढने के लिए तैयार है। हमें लगता है कि यार कुछ शॉर्टकट मिल जाए, न्यूज़पेपर नहीं पढ़े। ये लोग पागल थोड़ी ना है, मतलब क्या ज़रूरत है इनको, मतलब इनको पता है कि मेरे जो भी रीडर्स हैं वो ज़्यादातर यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं, तो कंटेंट अगर नहीं दूंगा, मतलब न्यूज़पेपर में मैंने कंटेंट नहीं दिया तो उसको कौन पढ़ेगा, मतलब न्यूज़पेपर वाले ये तो सोच ही रहे होंगे ना। तभी तो इतनी मेहनत करके साइंस का टॉपिक्स रिसर्च वाला डाल रहे हैं। इतना लॉजिक अगर आपके दिमाग में घुस जाए या आप इस चीज़ को समझ लो, माइंड में चला जाए, तो आपको इसका बेनिफिट होगा। मतलब यूपीएससी के जो चेंजेस है वो न्यूज़पेपर वाले समझ रहे हैं, बट हमारे पुराने लोग जो हैं पुराने ढंग से पढ़ाना शुरू कर रहे हैं, जो हो सकता है कि 10 साल में उन्होंने न्यूज़पेपर पलट के भी ना देखा हो, पलट के देखा होगा तो वही पॉलिटिकल न्यूज़ की तरफ कि इसने इसको पकड़ लिया, उसने उसको कर लिया, वही न्यूज़ उनके मन में जाएगी, तो वो डेप्थ नहीं रहता है। अब वो जब बच्चों को कंटेंट डिलीवर करेंगे, बच्चे भी उनसे इन्फ्लुएंस रहेंगे और कंटेंट आपका उसी तरीके से जाएगा। फिर हम ब्लेम करेंगे कि यार पेपर टफ आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये माइंड में आएगा।
आप चीज़ों को तो देखो ना। इस अभी मैंने वो पेपर 1 जीएस पेपर 1 का एक वीडियो आप लोग के लिए डाला था, अगर आप गो थ्रू हो जाए ना पेपर 1 का पूरा वीडियो जो डाला हुआ है, 20 में से 12 क्वेश्चन का मैंने आपको सोर्सेज दिया है। फजॉड जैसा टॉपिक ज्योग्राफी का टफ पार्ट है, गारंटी दे रहा हूँ कि कोई रेयरली कोई टीचर होगा जो उसको पढ़ाया होगा, वही पढ़ाया होगा जिसने न्यूज़पेपर को बहुत अच्छे से फॉलो किया होगा। वो जिन्होंने फॉलो किया होगा नो डाउट उन्होंने पढ़ाया होगा। ज्योग्राफी एनवायरनमेंट के भी टीचर्स क्या करते हैं, वो जनरली यही करते हैं ना कि वो स्पीसीज न्यूज़ में है या ऐसे इन्फॉर्मेशन बेस्ड टॉपिक्स जो है वो पकड़ लेते हैं। कंसेप्ट पे जाना है, कंसेप्ट कोई आता है उस पर भी जाना, वो भी पढ़ना है जरूरी है, कंसेप्ट पे भी फोकस करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी तैयारी के अंदर, मैं बार बार आपको कहता हूँ, आप बढ़िया स्टैटिक जिनसे भी टीचर से पढ़ते हैं आप अच्छे से स्टैटिक कंप्लीट कर लें, बुक से कभी ना भागें। 7-8 किताबें हैं उसको पढ़ना ही है, चाहे पहले पढ़ लो या फिर टीचर से पढ़ने के बाद उस किताब को पढ़ लो। मान लो पॉलिटी आपने किसी से पढ़ ली, समझ लिया, उसके बाद फिर भी लक्ष्मीकांत की किताब पढ़ो। पढ़ने से इंटरप्रिटेशन आपका अच्छा होता है चीज़ों से रिलेटेड, और आपकी लैंग्वेज डेवलप होती है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, आपकी लैंग्वेज डेवलप होती है, आप पढ़ के समझना स्टार्ट करते हो। बिना किताब पढ़े नहीं होता ये, बट ये नहीं कि आप 20 किताबें पढ़ो, 7-8 जो सब पढ़ते हैं वही किताब आपको भी पढ़नी है, उससे नहीं भागना चाहिए। तो ये मेरा हमेशा से आप लोगों के लिए कहना है। सेशन को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से आप लोग करें, ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी जरूर है। और लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, अंडरस्टैंडिंग द वर्कर्स प्रोडक्टिविटी। अब वर्कर्स प्रोडक्टिविटी ये टॉपिक आपका इकोनॉमी का, जैसे इस बार भी कुछ एम्प्लॉयमेंट को लेकर आया था, वो भी न्यूज़पेपर से क्वेश्चन था, उसमें आया भी था, मैंने पढ़ा भी रखा था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और देखते हैं व्हाट इज वर्कर प्रोडक्टिविटी, इज इट सेम एज लेबर प्रोडक्टिविटी। सो यहाँ पे लिखा है कि ओनली कंसेप्चुअल डिफरेंस बिटवीन द टू इज दैट द वर्क इन वर्कर प्रोडक्टिविटी डिस्क्राइब्स मेंटल एक्टिविटी व्हाइल वर्क इन लेबर प्रोडक्टिविटी मोस्टली एसोसिएटेड विथ मैनुअल एक्टिविटी। तो यहाँ पे जैसे पहली चीज़ तो देखो, प्रोडक्टिविटी की अगर बात किया जाए तो किसी भी एक्टिविटी की प्रोडक्टिविटी बेसिकली कैसे किया जाता है कि फॉर एग्जांपल जैसे आउटपुट कितना है, आउटपुट वैल्यू कितना पर यूनिट ऑफ लेबर। अब एक मान लो कोई पर्सन है 8 घंटे काम कर रहा है, उस 8 घंटे में आउटपुट कितना, वो उसकी प्रोडक्टिविटी दिखाएगा। 8 घंटे के अंदर आप 18 घंटे का काम कर रहे हो तो वो प्रोडक्टिविटी बहुत हाई है। 8 घंटे के अंदर काम आप जो है आप मतलब 8 घंटे के अंदर काम 1 घंटे का भी नहीं कर रहे हो तो प्रोडक्टिविटी बहुत लो है। तो प्रोडक्टिविटी किसी भी एक्टिविटी का कैसे कि आउटपुट कितना है उस कंटेक्स्ट में देखा जाता है। सो कंसेप्चुअल डिफरेंस दोनों में क्या है कि वर्कर प्रोडक्टिविटी में, वर्क इन वर्कर प्रोडक्टिविटी बेसिकली मेंटल एक्टिविटी के रूप में है, मेंटल एक्टिविटी। अब जैसे मान लो कि कोई इंसान काम कर रहा है, अब उसको पता है एक्स काम हो रहा है, अब एक्स काम को मैं उसे दिमाग लगा के और अपने हिसाब से ठीक से कर दिया, ठीक है। सो इससे क्या होगा, उसकी प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ जाएगी, तो इट विल बी अ वर्कर प्रोडक्टिविटी। वाइल द वर्क इन लेबर प्रोडक्टिविटी बेसिकली मैनुअल एक्टिविटी आपकी होती है। जैसे लेबर है तो लेबर जनरली जैसे मान लो कंस्ट्रक्शन वर्कर है या ऐसा कोई लेबर है, कोई भी इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो वो लेबर है तो किसी कार्य से रिलेटेड होंगे, और कोई मैनुअल एक्टिविटी, उसमें कोई मेंटल एस्पेक्ट तो नहीं होगा ना। मतलब मैनुअल, मान लो कोई सामान को इधर से उधर रखना है तो वो कितना कर पा रहा है, तो वो इट्स अ मैनुअल एक्टिविटी, इट्स नॉट अ मेंटल एक्टिविटी। तो वो जो मैनुअल एक्टिविटी दैट विल डिफाइन द लेबर प्रोडक्टिविटी। वर्कर प्रोडक्टिविटी कैन बी रिलेटेड विद द मेंटल लेवल पे, जो मेंटल एस्पेक्ट है उससे रिलेटेड आपका मेंटल एक्टिविटी पे रिलेटेड हो सकता है। सो मैक्रो लेवल पे जो लेबर आउटपुट रेशियो और चेंज इन द नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर वर्कर इन ईच सेक्टर worker in each sector where working hour assumed to be 8 hours per day. In certain type of services, especially one involved in intellectual labor, the value of the output independently is very difficult. So the income of worker is usually taken as proxies to suggest productivity. तो देखो दो तरीके से है, एक तो लेबर आउटपुट रेशियो और चेंज इन नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर वर्कर इन ईच सेक्टर। सो जहाँ पे मतलब 8 घंटे लोग काम कर रहे हैं, सो यहाँ पे लेबर आउटपुट रेशियो जो है उसके बेसिस पे चीज़ें मेज़र की जाती हैं कि सपोज़ करो कि लेबर आउटपुट रेशियो क्या है कि इतने लेबर हैं, इतने घंटे काम कर रहे हैं और इतना इनका आउटपुट है, इस बेसिस पे मेज़र करेंगे। फिर कई इंटेलेक्चुअल लेबर्स भी होते हैं, इंटेलेक्चुअल लेवल पे मान लो दिमागी कार्य है बहुत ज़्यादा, अब उसमें वो हो सकता है वो आधे घंटे में उस काम को कर दे, हो सकता है वो पूरा 4 दिन लग जाए, तो उसमें उनका जो इनकम है उस बेसिस पे पता चलता है कि इनका कंट्रीब्यूशन इतना है, तो उसको भी बेसिस माना जाता है टू फाइंड देयर वर्कर प्रोडक्टिविटी को मेज़र करने के लिए। फिर प्रोडक्टिविटी की अगर बात करें, इट्स अ मोर सोफिस्टिकेटेड यूजेज इज एट्रीब्यूट नॉट ऑफ टाइम बट ऑफ स्किल, ये कहा गया प्रोडक्टिविटी जब हम शब्द यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ये बेसिकली रिलेटेड किससे, स्किल से रिलेटेड है।
इट इज़ स्टेटेड कि इट इज़ मोर रिलेटेड विद द स्किल। अगर आप किसी भी कार्य को करते हो एंड यू हैव द स्किल रिलेटेड टू दैट वर्क, इफ यू हैव द स्किल रिलेटेड टू दैट वर्क, ऑफ कोर्स यू विल हैव द प्रोडक्टिविटी एज वेल। अब आता ही नहीं उस काम को करने के लिए, आप बैठे हो तो प्रोडक्टिविटी कितना कर लोगे, खाली बैठने का थोड़ी ना होगा। सो जो ह्यूमन कैपिटल है, जिसमें अगर बात किया जाए, ह्यूमन कैपिटल मतलब इंसान है, हम लोग हैं, हमें स्किल प्रोवाइड कर दिया जाए, एजुकेशन प्रोवाइड कर दिया जाए, तो वी विल एक्ट एज एसेट, वी विल एक्ट एज अ ह्यूमन कैपिटल। तो यहाँ पे ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन, हेल्थ एक्सेट्रा, इससे क्या है कि जो लेबर है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकता है, एंड हम ये भी कह सकते हैं कि वो ज़्यादा समय तक काम कर सकता है, ज़्यादा प्रोडक्टिव काम कर सकता है। तो यहाँ पे एजुकेशन, ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन, खाना भी इंपॉर्टेंट है। फूड है, कई कंपनीज में देखोगे ना, सारा मेस होता है, फ्री में खाना वाना भी मिलता है, या तो बहुत ही मिनिमम चार्ज में अच्छा खाना दे देते हैं। सारी चीज़ें, न्यूट्रिशनल, हेल्थ एस्पेक्ट है, आपका ट्रेनिंग एस्पेक्ट, एजुकेशन एस्पेक्ट, वो सब चीज़ें जो है आपकी लाइक बेटर ह्यूमन कैपिटल डेवलप करेगा, एंड इट विल ऑल्सो हेल्प अस टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी एज वेल। सो मैनुअल लेवल पे देखा जाए, मेंटल लेवल पे देखा जाए, स्किल एक बहुत बड़ा फैक्टर बनता है टू मेजर द प्रोडक्टिविटी और टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी। सो द रिडक्शन इन द नंबर ऑफ वर्किंग आवर डज नॉट हैम्पर द वैल्यू ऑफ द आउटपुट प्रोड्यूस्ड। अब इसमें ये कोई 8 घंटे काम कर रहा है, अब लोग तो बैठे हैं, जैसे जिनके पास स्किल नहीं है वो क्या करेंगे, मैनेजर बैठा उसी के सामने बैठे रहेंगे, देख रहा है यार ठीक है, बैठा देख रहा है, अब वो बैठा है, काम कुछ नहीं कर रहा है, इधर उधर कर रहा है। फिर जब वो मैनेजर बाहर आएगा तो नमस्ते सर, ये वो ताम झाम करेगा, ठीक है। जिसके पास स्किल है वो क्या करेगा, अपना काम किया, 2 घंटे 3 घंटे काम किया और अपने चले गए। और जिनका स्किल नहीं है वो चापलूसी करेंगे या कुछ ना कुछ करेंगे इधर उधर की चीज़। वैसे आगे वही लोग बढ़ते हैं जो इस टाइप का करते हैं। आप लोग भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में होगे तो ये चीज़ नोटिस भी करो, और इसका रीज़न ये है कि इंसान चाहता है कि दूसरा इंसान उसकी इज्जत करे, क्योंकि और जगह तो उसको मिलती नहीं है ज़्यादा, तो उसकी इज्जत करे, उसको बड़ा आदमी माने, है ना। तो जिसके साथ भी आप मतलब इस टाइप का बिहेवियर करोगे तो उसको लगेगा यही मेरा बहुत मेरा हित का ध्यान रख रहा है, तो वो अपने आप फिर उसको लगता है कि इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा तो मुझे इसका फ़ायदा होगा, ये मेरा भी ध्यान रखेगा। ये माइंडसेट होता है। साइको फैंसी शब्द इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो वो एक, बट इससे ऑर्गेनाइजेशन का आपको बहुत नुकसान है। ऐसे बहुत सारे एडटेक कंपनीज़ हैं ना जो आजकल आप देखोगे ना, तो उनकी हालत क्यों ख़राब हो रही है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ऑर्गेनाइजेशन कैसे रन करते हैं ना, ऑर्गेनाइजेशन कैसे रन करते हैं, इट शुड नॉट रन बेस्ड ऑन साइको फैंसी, इट हैज़ टू बी बेस्ड ऑन स्किल के पर आपको देखना पड़ेगा। स्किल रिलेटेड विथ व्हाट बेसिकली आप जिस फील्ड में काम कर रहे हो। दुनिया भर की कोई स्किल है उससे मतलब नहीं है। अगर रोहित शर्मा, विराट कोहली है तो वो क्रिकेट से ही रिलेटेड स्किल है तभी अच्छे प्लेयर हैं। अभी वो बैडमिंटन अच्छा खेलते हैं तो उससे कोई मतलब नहीं है। ये सेम सी चीज़ें हैं। बड़ी बड़ी जो टेक कंपनीज हैं उनका डाउनफॉल ये एक बड़ा रीज़न है। ये बहुत कि ऑर्गेनाइजेशन रन किस तरीके से किया जाए। अब देयर इज़ अ कंसेप्ट कॉल्ड एज कन्फर्मेशनल बायस। व्हाट डू यू मीन बाय कन्फर्मेशनल बायस? इट सिंपली मीन्स कि हम जो बिलीव करते हैं उस बिलीव को हम स्ट्रॉन्ग करते हैं इधर उधर का डेटा लेकर, और फिर अपने बिलीव को स्ट्रॉन्ग करते हैं, नहीं नहीं हम जो सोच रहे हैं वो सही है, उसे बोलते हैं कन्फर्मेशनल बायस। 21st सेंचुरी डिजिटल टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन का जो समय है उसमें हम ये बिलीव करते हैं कि जो है टेक्नोलॉजी का कोई रोल नहीं है। इट्स अ ब्लाइंड थिंकिंग, नथिंग एल्स। तो ये एक प्रकार का माइंडसेट है जो हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्टिविटी उसको बहुत बहुत अफेक्ट करता है। इफ़ यू प्रेफर स्किल, ऑर्गेनाइजेशन विल ग्रो। इफ़ यू प्रेफर साइकोफेंसी, कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो स्किल इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर कहा गया प्रोडक्टिविटी नापने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, CBAM विल किल मैन्युफैक्चरिंग इन EU, इंडिया टू लेवी कार्बन टैक्स। अगेन सेशन अगर आप देख रहे हैं तो सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, जहां मौका मिले आप शेयर जरूर से करें, बिल्कुल इसको मिस नहीं करना। सो यहाँ पे कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म इनका लागू हो गया ऑलमोस्ट, तो ये थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है ये समझ लो थोड़ा सा। जैसे कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सपोज करो इसमें दिया है कि जैसे कोई चीज़ यूरोपियन यूनियन में अगर प्रोड्यूस हो रही है और उसका कॉस्ट ये है, ठीक है, 75 यूरो आपका कॉस्ट है। अब्रॉड में अगर देखा जाए तो उस प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है अगर देखा जाए तो प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है दैट इज़ वी कैन से वो आपका €10 है। ठीक है, इट इज़ €10। तो जैसे मान लो कि इसको मैं आपको बता देता हूँ डायग्राम के माध्यम से। जैसे मान लो एक कंट्री ये है और ये आपका यूरोपियन यूनियन है। अब यूरोपियन यूनियन के अंदर कोई चीज़ जो है बन रही है वो आपका €75 की बन रही है, यहाँ पे कोई चीज़ बन रही है वो €10 की बन रही है।
बट यहाँ पे इन्होंने टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम फॉलो किया जिसमें कार्बन एमिशन और ये सब नहीं हुआ। यहाँ पे इन्होंने थोड़ा वैसा ही सिस्टम फॉलो किया जिसमें कार्बन एमिशन हुआ। जैसे मान लो इलेक्ट्रिसिटी भी अगर यूज़ किया इन्होंने तो वो आपका थर्मल पावर वाला इलेक्ट्रिसिटी है। तो अब क्या करेंगे, तो ये सस्ते में बना लिया चीज़ों को। अभी अगर मान लो ये 10 यूरो में इनका प्रोडक्ट यूरोपियन यूनियन में जाएगा तो लोग तो इसको प्रीफर करेंगे, और ये 75 यूरो का बन रहा है। तो यहाँ पे क्या करेगा, एज़ पर द CBM मैकेनिज्म यूरो 65 आपका एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, और इसी को बोलते हैं कार्बन बॉर्डर मैनेजमेंट। ये जो आपका मेंशन है ना, दैट इज़ EU कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म CBAM जिसे हम कहते हैं, उसके तहत यूरो 65 ऐड किया जाएगा और दोनों बैलेंस हो जाएंगे। ये एक तरीका है। अब इसमें देखो यहाँ पे कहा गया जो अक्टूबर का समय है ये ट्रांजिशन पीरियड है, 2026 में एंड ऑफ द ट्रांजिशन पीरियड, और 2030 से फुल इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगा। मतलब अभी ट्रांजिशन है, ठीक है। तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड टू रिपोर्टिंग एंड फोकस्ड ऑन लिमिटेड अमाउंट ऑफ गुड्स, पेमेंट ऑब्लिगेशन स्टार्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे पूरे तरीके से जो है इम्प्लीमेंट 2030 से सारा इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका है, इससे फिर हम भी अफेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं लो ऑन सॉल्ट टर्निंग द स्पॉटलाइट एंड किडनी डोनर्स। अब यहाँ पे हमें सिर्फ एक टॉपिक डैश डाइट का याद रखना है। एक कंसेप्ट इसमें मेंशन है दैट इज़ रिलेटेड विद द डैश डाइट। ये आप मेंशन कर सकते हो अपना साइंस के अंदर। तो ऐसा जो डाइटरी अप्रोच है, जो डाइट है जिससे हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर जैसी चीज़ों को रिड्यूस किया जा सके, जो फूड हैबिट है वो आपके इसके अंदर आएगी। उसे हम जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब चीज़ें इसके अंदर आएंगी। ऐसे डाइट को हम डैश डाइट बोलते हैं। इससे ब्लड प्रेशर रिड्यूस होगा, ओवरऑल हेल्थ जो है वो इम्प्रूव होगा, बॉडी वेट जो है वो रिड्यूस आपका होगा। डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज जो प्राइमरी एम्फेसिस है ख़ास तौर से ब्लड प्रेशर और उसको रिड्यूस करने पे रहता है, ना कि बॉडी वेट पे है, और बहुत मुश्किल इसको फॉलो कर पाना है। ये सब डिसएडवांटेज है। तो डैश डाइट क्या होती है, वी नीड टू नो। क्वेश्चन देख लो, व्हाट रोल लोकल पार्टिसिपेशन कैन प्ले इन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। देखो आकलन सीरीज के अंदर आपकी कॉपीज चेक हो रही हैं, 5 दिन तक की कॉपीज चेक हो गई हैं। अब आप लोग बहुत लेट, अगर मान लो मैंने चेक कर लिया, मैंने डे 4 का ख़त्म कर लिया, और आप फिर बाद में आंसर डालते हो तो वो इवेल्युएट नहीं हो पाएगा। तो 1-2 दिन का समय आपको मिलता है, उसी टाइम पीरियड में ही आपको आपका करना है। दूसरा, आप लोग कई लोग बहुत गलत जो है आंसर सेंड कर देते हैं। जैसे अब आपको उसको हॉरिजॉन्टली आंसर जो है सेंड कर दोगे, मैं उसको रीड कैसे करूँगा, या तो इतना छोटा सेंड करोगे रीड ही नहीं होता है। प्लस थोड़ी जगह छोड़ो जहाँ पे मैं रिमार्क लिख सकूँ, रिमार्क भी जो है मैं लिख सकूं। और एक दो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ज़्यादातर मतलब 60 to 70 या आप मानो कि 80% जो लोग हैं उनके पास लैंग्वेज भी है, उनके पास प्रेजेंटेशन भी अच्छा है, बट कंटेंट की लैकिंग है। अब कंटेंट की लैकिंग का मतलब क्या हो गया कि जैसे जैसे आप लिखते जाओगे, जैसे जैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी, अपने आप इम्प्रूवमेंट होगा, उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप कई लोग ये रहता है कि आपके मन में आएगा कि यार मेरा पहला ही आंसर टॉप में होना चाहिए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी का टॉप में है, किसी के कम है। आप ये देखो क्या सीख रहे हो और क्या आप इंप्रूवमेंट कर रहे हो कि नहीं। और इसका सिर्फ एक ही तरीका है, आप रेगुलर लिखो। मैंने कई कॉपीज़ ऐसी देखी है जिनका पहला आंसर इतना ख़राब था कि मैं सोचो इनका क्या होगा, और आज मैं उनका आंसर देख रहा हूँ विदिन 9 to 10 डेज़ बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है। तो जो भी मैं फीडबैक देता हूँ ना, मान लो सपोज करो कंटेंट की कमी, तो कंटेंट के कुछ पॉइंट्स लिख दूंगा। अगर लैंग्वेज की कमी है तो लैंग्वेज बोलूँगा, लैंग्वेज सही नहीं है, लैंग्वेज इंप्रूव करो। अब आप ये एक्सपेक्ट मत करो कि मैं उसमें 2 पेज का आपको रिमार्क दूँ, कि 2 पेज का आंसर और 2 पेज का रिमार्क दूँ, उससे नहीं इंप्रूवमेंट होता है। आप इस चीज़ को समझो कि अगर मैं आपका आंसर है, पहला ही दिन का आंसर है, और उसमें आपको 50 गलतियाँ बोल दूँ तो वो क्या सही रहेगा? आप बहुत डिमोटिवेट हो जाओगे, दोबारा लिखोगे नहीं। इसलिए क्या है कि कुछ चीज़ें कीप राइटिंग, लिखते रहना है। लिखने से बाकी सब कुछ इंप्रूवमेंट हो जाएगा। जैसे लाइन के बीच स्पेसिंग होनी चाहिए, पैराग्राफ के बीच में स्पेसिंग होना चाहिए, वर्ड लिमिट्स आपको देखो, इंपॉर्टेंट टर्म्स अंडरलाइन करो, क्वेश्चन को बार बार रीड करके उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाओ, इधर उधर की बातें मत लिखो। अगर आप इधर उधर की बातें लिखोगे ना, अगर रॉन्ग सब हेडिंग डाल दोगे, भले आपका कंटेंट, क्वेश्चन का जो कंटेंट है वो आपके आंसर में है, लेकिन आपने उसकी स्ट्रक्चरिंग ही सही नहीं की ना। जो पूछा है आपका, जैसे मैंने सोशल पार्टिसिपेशन और इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन वुमेन का उसको लिंक करके क्वेश्चन दिया। अब आप देखोगे वाई वुमेन रोल इन इकोनॉमी इज रिड्यूसिंग, उसके फैक्टर्स लिख रहे हो तो कहाँ से नंबर मिलेंगे? क्वेश्चन मैंने आपसे क्या पूछा, सोशल पार्टिसिपेशन इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन से कैसे लिंक्ड है, फैमिली एज अ यूनिट का एग्जांपल लेके आप लिख सकते हो। अब पॉइंट फॉर्मेट, पैराग्राफ फॉर्मेट किसी का फॉलो कर, ऐसे क्वेश्चन के लिए पैराग्राफ फॉर्मेट बेस्ट होता है ना। और पॉइंट्स भी लिखो तो एक एक शब्द के पॉइंट्स नहीं होना चाहिए, पॉइंट्स आपस में कनेक्टेड होने चाहिए, मतलब कुछ भी रैंडम पॉइंट्स नहीं होने चाहिए। इन बातों को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आकलन सीरीज में जाके तभी आंसर आप लोग सेंड करें। फिर देख लेते हैं
सौरभ पांडे CSC ऐप डाउनलोड करना, यहाँ पे आपका देखो टेस्ट भी शेड्यूल्ड है इस कमिंग संडे को, और ये आकलन सीरीज़ है, इसको आप अपना ज्वाइन करके अपने आंसर सेंड करें। मैं आपको इसकी चीज़ को भी बता रहा हूँ। देखो क्या होगा, अगर 100 बच्चे भी आंसर लिखते हैं ना, धीरे 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 वो कम करने लग जाएंगे। कई लोग अपने माइंडसेट से अपने आप को ओवरकम नहीं कर पाएंगे। उनको लगेगा नहीं यार मैं सही हूँ, जो मैं ही बेस्ट हूँ, दूसरा जो जिसका आंसर अच्छा जा रहा है वो सही नहीं है, ऐसी थिंकिंग करके लिखना छोड़ देंगे। बहुत ही कम लोग हैं जो लिखते जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर 100 लोग हैं ना, तो 10 लोग ही फाइनली उसको कंटिन्यू रखेंगे। आपको उन्हीं 10 से कम्पीट करना है, ये ध्यान में रखना है। कितना डिले कर दो वो आपके ऊपर है, बट लिखना ज़रूर से करो। लिखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाह रहे हो कि मेरा आंसर का इवेल्युएशन ना हो, सेकेंडरी है, कोई बात नहीं, आप टेलीग्राम चैनल पे डालो, लेकिन आंसर लिखो जरूर से, जो क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं उससे पीछे कभी मत हटो, ठीक है। कल का क्वेश्चन भी मैंने डाल दिया आकलन सीरीज़ के अंदर। और ये एडवांस करंट अफेयर्स का तीसरा टेस्ट कल मतलब कमिंग संडे को है रात को 9 बजे, और इसका सेकेंड टेस्ट का इवेल्युएशन जो है मैं पूरे क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आपको सैटरडे को करा दूंगा, ठीक है। ये ध्यान में रखना। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, एंड आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, सेशन को लाइक करें। पूरा प्रयास रहता है कि अच्छा कंटेंट आपको मिले, टॉप क्लास कंटेंट यूपीएससी के लिए जो चाहिए वो आपको मिले। मैं काफ़ी इनोवेशन भी कर रहा हूँ कि जैसे कि आपको कंटेंट बढ़िया तरीके से दिखे, जैसे इस फॉर्मेट में आपको कंटेंट बहुत अच्छे तरीके से विजिबल भी होगा। सारी चीज़ें हम लोग फोकस कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप लोग कोशिश करते रहें। अपने प्रयास को भी आपको बना के रखना है, देखना है कि किसी भी प्रकार की जो मोमेंटम हो ब्रेक ना हो, पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।